हाय। तो इमॉर्टल टॉक्स का चैप्टर 2 द मरमेड, इसका जो आगे का पार्ट है आज हम उसको शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे थे, हम देख रहे थे कि वो 4 लोग, बसंत काका, बाबा, उर्वा और उर्वा का जो बेस्ट फ्रेंड है, ये 4 लोग हनी हंट करने के लिए जाते हैं अपने गांव से जंगल वगैरह में। तो रास्ते में उनको 3 लोग जो कि बिल्कुल ही बाहर के हैं और ऐसी ड्रेस पहन करके बैठे हुए हैं बिल्कुल जैसे जंगल के वासी हों। उन्होंने अपना गेटअप पूरा वैसा बनाने की कोशिश करी हुई थी। 3 पत्थरों पे वो अलग अलग बैठे हुए थे। बाबा गुस्से से उनकी तरफ देख के ज़मीन की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं देखो ये हैं वो 3 मरमेड। तो उर्वा कहता है लेकिन ये मरमेड कहाँ है बाबा, ये तो नॉर्मल इंसान है, आपसे शायद बहुत बात करने की भी इच्छा रखते हैं। उर्वा को हमेशा बाहर के लोगों के लिए क्यूरियोसिटी रहती थी, लेकिन बाबा इस चीज़ को बहुत गलत मानते थे। वो सोचते थे कि जो बाहर के लोग हैं वो जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और मेहतांग कम्युनिटी को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो उनसे कोई भी कांटेक्ट रखना नहीं चाहते होते थे। तो इसके बावजूद भी जो उनका स्टेयर था और जो उनका डिसइंटरेस्ट था उसने उनको डिस्करेज नहीं किया। और वो तीनों लोग कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। उनमें से एक व्यक्ति का नाम हनु दास था, जो कि खुद टोरंटो की भीड़ में हनुमान जी के दर्शन कर चुके थे, और बाकी 2 लोग भी काफ़ी लर्नेड मॉन्क्स थे जो कि आगे हनुदास की उपाधि पाते। ये वो लोग थे जो मेहतांग कम्युनिटी के मैसेज को दुनिया में भेजने वाले थे आगे इस फ्यूचर में। लेकिन अभी तो ये चीज़ें बिल्कुल जैसे प्लान थी वैसे नहीं गई। वो लोग वहाँ गए और वो किसी फॉरेन लैंग्वेज में मेहतांग के लोगों से बात करने लगे। वो बहुत आदर से सर झुका के अपना हाथ जोड़ के उनसे कुछ कह रहे थे वो तीनों लोग। और इसके बाद भी बाबा बिल्कुल भी नहीं पिघले। उन्होंने एकदम गुस्से में उनको देखा और उसके बाद उर्वा के हाथ में जो मटका था हनी हंट करने के लिए उसको लिया और यूं करके ज़ोर से पटक दिया ज़मीन पे और उर्वा पे चिल्लाने लगे। तो उर्वा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि उर्वा ये जानता था कि बाबा का ऐसा इंटेंशन नहीं है। वो बस बाहर के लोगों को डरा के वहाँ से भेज देना चाहते हैं ताकि, और जो मटका फोड़ने पे जो शोर हुआ उससे ये क्लियर हो गया, मतलब एक तरीके से वो एकदम घबरा गए और वो पीछे हो गए। वो ऐसे करने लगे कि नहीं, हम कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचाना चाहते हैं या इस जंगल को नहीं, हम आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। तो वो, लेकिन बाबा जी बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड थे और इस तरीके से वो चारों लोग वहाँ पे मार्च करते हुए, क्योंकि रास्ता क्लियर हो गया था, वहाँ से आगे हनी हंट करने निकल गए। तो उर्वा कहता है कि बाबा से कि आपने ये कैसा फिट था बाबा, मतलब हंस के उर्वा कहता है। लेकिन उर्वा के साथ ये मजबूरी थी कि उर्वा 9 साल की उम्र से उर्वा को फ्यूचर का लीडर और मेहतांग कम्युनिटी का जो लीडर है वो घोषित कर दिया गया था। तो उसकी कही हुई कोई भी बात को उसमें भगवान के वर्ड्स को ढूंढा जाता था। और एक ऐसे प्रेशर के अंडर में वो बड़ा हुआ कि उसको जो भी उसका बचपन है और जो अभी उसका यूथ है, उसमें भी जो भी उसके अंदर चीज़ें घटती थी उसको वो फिल्टर होकर ही बोलने लगा धीरे धीरे करके। और उससे एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी हमेशा एक्सपेक्टेड होती थी, तो वो कुछ भी ऐसे ही अटर नहीं कर सकता था। तो जब उल्वा ने हंस के कहा कि बाबा ये क्या था, तो जो उनके साथ बसंत काका थे वो ऐसे करके करके गुनगुनाने लगे कि मतलब ये तो तुमने नॉन लीडर वाली बात कर दी और इस तरीके से। लेकिन फिर उसके बाद जो उसका दोस्त था वो ही एक अकेला था, वो जो एक्चुअली उर्वा को समझता था, उसके यूथ को, उसके बचपन को। वो जानता था कि वो अपनी उम्र का में जैसे लड़के होते हैं वो वैसा ही है। वो अकेला उसका फ्रेंड था जो उसको समझता था। तो धनुष का, जो कि उर्वा का बेस्ट फ्रेंड था, उर्वा को बचाने के लिए जैसा उर्वा ने रिएक्शन दिया था, वो ऐसे ही बोलता है चलो अच्छा है, हमारे पास एक मटका कम है हनी भरने के लिए, हमारे पास एक काम कम है ध्यान बटाने के लिए। फिर उसके बाद उर्वा ये जानता था कि ही हैज़ टू गेट बैक टू द विजडम कॉन्वर्सेशन कर्मा से रिलेटेड। तो वो बाबा से कहते हैं कि बाबा लेकिन इन 3 लोगों में आपने मरमेड कहाँ देखा, मतलब कौन मरमेड था। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे तुम अटैच होते हो वो स्लोली तुमको उसके बैड कर्मा के पूल में खींच लेता है धीरे धीरे करके। ये अटैचमेंट जो होता है, तो तुम धीरे धीरे करके उसका जो वो पॉन्ड है बैड कर्मा का, उसको अट्रैक्ट करते हो और उसका बैड कर्मा तुम ड्रेन कर रहे होते हो।
ये बाबा उससे कहते हैं। तो उर्वा कहता है कि मैं धनुष को बहुत पसंद करता हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है और मैं उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या इसका मतलब है कि मैं धनुष का भी जो बैड कर्मा है वो ड्रेन कर रहा हूँ, मतलब वो मैं अपने लिए अट्रैक्ट कर रहा हूँ? तो बाबा बोलते हैं कि हाँ ऐसा है। और धनुष भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है ये जानने में कि ये क्या है एक्चुअली, जो उसके बेस्ट फ्रेंड को इतने सारे नाइटमेयर्स आ रहे थे, तो वो भी जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है। तो वो कहता है कि बैड कर्मा मतलब किसी से अटैचमेंट होना गलत है नहीं, क्योंकि अब कॉन्वर्सेशन चल चुका था तो आगे इस पे डिस्कशन होता ही। अरे धनु, ये थोड़ा सा मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर मान लो कि मैं तुमसे अटैच्ड हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ही तुम्हारा बुरा कर्मा ड्रेन कर रहा हूँ। इनफैक्ट तुम भी मुझसे अटैच्ड हो, तो इसलिए तुम भी मेरा बुरा कर्मा ड्रेन कर रहे होगे। तो ये म्यूचुअल होना चाहिए, और इस तरीके से अगर हम एक दूसरे का बैड कर्मा ड्रेन कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को काइंड ऑफ कैंसिल आउट करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम एक दूसरे से अटैच्ड हैं तो हम एक दूसरे का अच्छा ही नहीं बुरा कर्मा भी तो शेयर कर रहे होंगे, और वो दोनों पूल जो हैं वो बैलेंस आउट एक दूसरे में हो रहे होंगे। बाबा ये बात सुनते हैं और थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम लोगों से कुछ बात करी जाए तुमको समझना ही नहीं, तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी ही नहीं। जब समय आता है तभी सीख सकता है इंसान। ऐसे करके वो गुस्सा करते हैं, और ऐसे ही एक पेड़ के नीचे से गुजर रहा होता है, 2-3 पत्ती ऐसे करके तोड़ता है। वो कहता है हाँ हाँ, जब इस नाइटमेयर्स के टॉर्चर से मैं इस नाइटमेयर के आते आते पागल हो जाऊंगा, तब शायद मैं रेडी होऊंगा कर्मा को समझने के लिए। तो खैर फिलहाल थोड़ी देर के लिए वो लोग चलते रहते हैं। जंगल की आवाज़ों के अलावा वहाँ और कोई आवाज़ नहीं होती है, और बाबा की गहरी गहरी सांसों की आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि एक वो डिफ़िकल्ट टेरेन से पास हो रहे होते हैं। और उसके बाद उर्वा के दिमाग में एक ख्याल आता है, पता नहीं वो कहाँ से आया होता है। उस सोर्स को सोचने के बारे में वो नहीं सोचता है, लेकिन वो इतना एक्साइटिंग होता है कि वो सोचता है मैं बोल ही देता हूँ। तो वो बाबा से कहता है कि मान लीजिए कि कोई बहुत ही पॉपुलर म्यूजिशियन है और उसके बहुत ज़्यादा फैंस हैं जो उसको फॉलो करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो म्यूजिशियन अपना सारा बैड कर्मा उन सारे फैंस को दे रहा हो, और वो खुद प्रॉस्पर और अच्छी लाइफ जीता जा रहा हो, और उसके जो फैंस हैं वो सफ़र कर रहे हों? तो बाबा ने कहा कि तुम समझदार तो हो, तुम समझे तो इस बात को, तुमने बिल्कुल सही समझा। और उसको बाबा ने कॉम्प्लीमेंट किया, और ऐसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए बोला कि ये सच है कि वो व्यक्ति अपने सारे बैड कर्मास ड्रेन करेगा, जो उसके सारे फैंस हैं वो सफ़र करेंगे, और उसका बैड कर्मा उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। इसलिए जब तुम किसी सोल से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो तो वो एक मरमेड की तरह बिहेव करती है, और तुम उसको ऐसे मान के चलो कि वो किसी बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ से सफ़र कर रही है वो मरमेड, तो वो अपना बैड कर्मा ही ड्रेन करना चाहेगी। वो तुमको एक इन्फेक्शन ही देगी अगर तुम उसके संपर्क में आते हो तो। और वो ये चीज़ इंटेंशनली नहीं करते हैं, ये अपने आप से स्वाभाविक होता है। ये सोल का नेचर है कि वो अपना बैड कर्मा ही ड्रेन करती है और अपना अच्छा कर्म ड्रेन नहीं करती है। बाबा कहते हैं कि ऐसा वो जानबूझ के लोग नहीं करते हैं कि मान लो अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो तुमको इन्फेक्शन नहीं देना चाहता है, मगर ऐसा हो जाता है। अब जैसे कि धनुष का तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम उससे अटैच्ड हो तो डेफिनेटली अपना बैड कर्मा तुम्हें ड्रेन करेगा। वो ऐसा इंटेंशनली नहीं कर रहा है, मगर ऐसा होता है। तो उसके बाद धनुष का बोलता है, लेकिन बाबा मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो बाहर के वो 3 लोग थे उनसे तो आप अटैच नहीं थे, वो तो आपके फ्रेंड नहीं थे, तो वो मरमेड कैसे हुए? क्योंकि धनुष्का को ये बात बुरी लगी कि ऑब्वियसली जो फ्यूचर सक्सेसर है मेहतांग कम्युनिटी का, उसको धनुष्का अपना बैड कर्मा ड्रेन कर रहा है और उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ से कंपेयर किया जा रहा है। तो एक इरिटेशन और हल्का एंगर था उसकी आवाज़ में। तो उर्वा कहता है कि एंगर भी, गुस्सा भी एक तरीके का अटैचमेंट है, और एक तरीके का मतलब वो सोर्स है, वो लिंक है टू द सोल जो बैड कर्मा को ड्रेन करता है। इस तरीके से बाबा बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा उर्वा। सारे इमोशंस जैसे कि
जॉय मतलब खुशी, दुख, गुस्सा, डर, दया, डिस्गस्ट, किसी चीज़ से घिन आना और किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना, सरप्राइज़ होना, ये सारी चीज़ें और भरोसा, ये सब चीज़ें अटैचमेंट क्रिएट करती हैं और ये कार्मिक बैड कर्मा को ड्रेन करती हैं, मतलब आपकी तरफ खींचती हैं। और जितना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड उस व्यक्ति से होता है उतना ही ज़्यादा आप उससे का बैड कर्मा अपने अंदर लेते हो। ये इतना सिंपल है और एक नेचुरल प्रोसेस है। अननोइंगली सिर्फ बैड कर्मा ही ड्रेन होता है और गुड कर्मा ड्रेन नहीं होता है। गुड कर्मा अगर आपको ड्रेन करना है तो उसके कुछ आर्टिफिशियल प्रोसेसेस होते हैं जिससे ऐसा हो सकता है, मगर नेचुरली ऐसा कभी नहीं होता। तो धनुष्का को थोड़ा सा रिलीफ होता है कि वो सोचता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लिविंग सोल जिसके भी हम टच में आ सकते हैं वो सभी हमको बैड कर्मा दे सकते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही क्यों ना हो। लेकिन उस पर उन्होंने ये कहा ही कि जितना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा उतना ही ज़्यादा कार्मिक ड्रेनेज होगा। लेकिन जो उर्वा था वो अपनी ही कैलकुलेशंस में बिजी था, वो यही सोच रहा था। तो वो सोचने लगा कि अच्छा ठीक है, अगर कोई किंग होता है तो वो उसको कई लोग पसंद करते हैं राजा को और कई लोग उसको बुरा मानते हैं लेकिन या नफ़रत करते हैं, लेकिन दोनों ही सिनेरियो में सारे लोग उस राजा से अटैच होते हैं और इस कारण से उस राजा का वो सारा का सारा बैड कर्मा खुद पर लेते रहते हैं। फिर भी धनुष्का ये नहीं चाहता था कि ये कॉन्वर्सेशन उनकी दोस्ती के बॉन्ड से बढ़कर कहीं चला जाए, क्योंकि उसके लिए वो बॉन्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट था जो कि उर्वा और धनुष्का के बीच में था। तो इसलिए धनुष्का वापस उस टॉपिक पे आता है, मगर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप और अटैचमेंट कैसे बैड कर्मा को ड्रेन कर सकती है और ये कैसे एक दूसरे के ऊपर वो ड्रेनेज हो रहा है। तो उसमें पहली बार जो बसंत काका थे वो बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि तुम दोनों का जो बैड कर्मा हो वो एक इक्विलिब्रियम पे आ गया हो। और बाबा ये इस बात पे बोलते हैं कि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एक मतलब मर्मेड्स को डिटेक्ट करने के पर्पस से और एक ब्रॉड कैटेगरी में एग्जाम्पल्स देकर बात कर रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और हम जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ये संभव है कि आप दोनों का बैड कर्मा एक इक्विलिब्रियम पे आ गया और फिर वो कैसा एक्सचेंज होता है इसको एक पर्टिकुलर केस में बताना इस समय में मुश्किल है। तो फिर उर्वा बोलता है कि तो फिर आप मुझे बताइए कि मैं पूरा लगभग अपना पूरा बचपन और अभी तक मैं इन नाइटमेयर से मतलब टॉर्मेंट हुआ हूँ और मतलब मेरे लिए वो कितना परेशानी और तकलीफ़ देने वाला होगा कि मरमैन की तरह मैं रह रहा हूँ और मतलब मैं शार्क को लास्ट में मुझे फीड कर दिया जाता है और मतलब मैं एक सेक्रीफाइशियल सेरेमोनी में प्रसाद की तरह शार्क को दे दिया जाता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसकी क्या ज़रूरत थी कि मतलब इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो आप मुझे ऐसे भी बता सकते थे ना, बिना डरावने सपनों के। तो बाबा ये कहते हैं कि जब तुम चीफ्टेन बनोगे मेहतांग कम्युनिटी के तो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि तुम मर्मेड्स को इमीडिएटली देखो और डिटेक्ट कर सको और उसके लिए बचने के लिए कुछ कर सको, अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हारी बचपन से उसी लेवल पे ट्रेनिंग हुई है और वैसे सपने तुम्हें आए हैं। तो जब तुम उस स्टेज पे आओगे तो वैसा फील करोगे। और आज बाबा बोले कि मैं आज वैसे भी थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि वो बाहर के लोगों से मेरा जो कांटेक्ट हुआ है, तो ज़रूर वो जो मरमेड्स थे उनसे मुझे कुछ नुकसान पहुँचा होगा। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़े और ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था, वैसे वैसे बाबा के दिमाग में वही 3 लोग जो बाहर से आए थे, वो ग्रीडी इंट्रूडर, उनको याद करके बाबा को बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा मन में और किसी भी तरीके से उन्होंने उस थॉट को भगाया अपने दिमाग से। और उन्होंने ये महसूस किया कि जब से वो उस पहाड़ी से लौटे थे, जब वो हनुमान जी से मिले थे, उसके बाद से कुछ बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो सारी जिम्मेदारियां जो उनको दी गई थी और जो पावर्स उनके पास थी एज ए चीफ्टेन, वो धीरे धीरे उसके दूसरे ओनर तक जाने की तैयारी हो रही है, जैसे कि उनसे ले ली गई। लेकिन वो इतने परेशान नहीं थे कि इस एंगर से जो कर्मा उन्होंने ड्रेन किया होगा
उससे वो इसलिए परेशान नहीं थे क्योंकि अगर उनको उससे कोई नुकसान भी होता तो वो जानते थे कि अब हनुमान जी आ गए हैं तो वो उन्हें बचा लेंगे। तभी उर्वा ये बोलता है कि लेकिन बाबा, जो गुस्सा है उससे आपने, मान लीजिए उनका बुरा कर्म आपने ले भी लिया होगा तो उससे क्या होगा, 1-2 दिन सर दर्द होगा या आपकी तबीयत ख़राब रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद वो चीज़ तो सेटल हो जानी चाहिए और आपका मूड भी ख़राब रहेगा, भले ये मान लेते हैं। तो बाबा बोले यही तो मेरा पॉइंट है कि तुम ये बात नहीं समझ रहे हो कि तुम एक एंगर से जनरेटेड इमीडिएट इफ़ेक्ट को और कर्मा को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो गुस्से से आया हुए जो प्रॉब्लम होती है, आफ्टर इफ़ेक्ट होता है, वो तो 1-2 दिन में चला जाता है, लेकिन जो कर्मा होता है, बैड कर्मा, वो हर हाल में, अभी नहीं तो बाद में हिट ज़रूर करता है। और यूजुअली वो इमीडिएटली हिट करता है, लेकिन बाद अगर उस समय नहीं करता तो बाद में वो किसी न किसी रूप में आपको हिट करता है। और अगर ये किसी चीफ्टेन या किसी राजा या किसी ऐसे व्यक्ति के लीडर के उसमें होता है तो वो उसकी प्रजा को भी बैड कर्मा दे सकता है। फिर बसंत काका बीच में बोले कि बाबा एक उदाहरण अगर हम देंगे तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि मान लो कि हम सबका अचानक से उस बैड कर्मा की वजह से एक्सीडेंट हो जाए, तो जो एक व्यक्ति का होगा वो सभी के साथ हो जाएगा। लेकिन उर्वा बोलता है कि लेकिन सिर्फ किसी बाहर के व्यक्ति पे गुस्सा करने की वजह से हमारा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, मतलब इतना बड़ी चीज़ क्यों हो जाए। तो बाबा वही बोलते हैं कि तुम समझे नहीं, क्योंकि अगर गुस्सा किया मैंने किसी बाहर वाले पे तो उससे क्या होता है कि मैंने उन चैनल्स को खोला जिससे बैड कर्मा ड्रेन होगा, और बैड कर्मा अपने आप में क्या रूप लेगा ये हम नहीं जानते हैं, मगर वो किसी न किसी रूप में आता ज़रूर है। और वो उस छोटे एक्ट से नहीं एग्जाम्पल बन सकता है कि सिर्फ गुस्सा करने से ये हो गया। बसंत काका बोलते हैं क्या इस बैड कर्मा के ड्रेन होने से क्या कोई इसका कोई बचाव नहीं है क्या? मतलब तो फिर धनुष कहता है कि मतलब बिल्कुल ये तो हम कर ही सकते हैं कि हम बाहर के जितने भी लोग हैं उनसे हमारी कम्युनिटी कोई भी कांटेक्ट ना रखे, तो हम उनसे कोई भी बैड कर्मा ड्रेन नहीं करेंगे, और जो हमारी खुद की महतांग कम्युनिटी है उसी पूल में हम रहें। और वैसे भी महतांग कम्युनिटी में भी हमारा कोई बहुत ज़्यादा बैड कर्मा इसलिए एक्यूमुलेट नहीं होता है क्योंकि हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा है और हमारा वो ही दिनचर्या और लाइफस्टाइल है। या फिर बाबा बीच में बोलते हैं और उर्वा उस बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि या फिर ऐसा हो सकता है कि हम अपने इमोशंस को हर समय कंट्रोल में रखें, और जिस तरीके से आप उन लोगों पे गुस्सा नहीं थे, उन 3 लोगों पे तभी भी बाबा आपने गुस्सा दिखाया था और आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, लेकिन वो सिर्फ एक एक्टिंग थी और आप इमोशनली उस चीज़ को फील नहीं कर रहे थे। तो धनुष कहता है कि लेकिन ये तो एकदम फेक है, मतलब आप अपने इमोशंस को एकदम फेक कर रहे हो, आप रियल बात कर ही नहीं रहे हो, आप रियली उनको नहीं दिखा रहे हो कि मतलब आप कुछ भी फील नहीं कर रहे हो, तो आप तो एक तरीके से एक मशीन जैसे हो गए ना कि आप कोई इमोशंस इस दुनिया में फील ही नहीं कर रहे। तो बाबा बोलते हैं कि चाहे हमारी कम्युनिटी के अंदर हो चाहे बाहर हो, हमको उन 9 तरीके के अटैचमेंट से अपने आप को दूर रखना होता है, और जो भी इमोशंस होते हैं उनको हम एक्ट या फेक कर सकते हैं। तो उर्वा बोलता है कि धनुष, इसका मतलब ये भी होता है कि हम एक समय में पूरी तरह से किसी भी सिचुएशन के लिए इमोशनल हो सकते हैं, मगर हमको हर समय ये अपने मन में पता होना चाहिए कि दुनिया का एक खेल है जिसमें हम बस अपना एक रोल प्ले करने आए हैं। अगर वो थॉट हमारी बेसलाइन में है तो हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करेगी, और अफेक्ट इंटरनली हम उस हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करने, इमोशनली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो उर्वा ने ये कहा कि ये जो अवेयरनेस है, मतलब हम पूरी तरह से इमोशनल रह सकते हैं, उसके बाद भी जो हमारे अंदर ये अवेयरनेस रहती है कि हम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस दुनिया में, और ये एक्चुअली में ये दुनिया रियल नहीं है और हम इसमें एक अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं। अगर ये अवेयरनेस बैकग्राउंड में रहती है तो हम किसी भी मरमिट से बच सकते हैं। और ये बसंत काका के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 41 ईयर्स पहले जब हनुमान जी ने आए थे और उन्होंने जो विजडम की सारी बातें कही थी, उस समय बसंत काका खुद छोटे बच्चे थे,
और उनका जो अनुभव और वो एक बात भी जो हनुमान जी ने कही थी अपने बचपन में समझ नहीं सके थे, तो जो उनका अनुभव उस समय में था वो भी धनुष और उर्वा से डिफरेंट नहीं है इन अंडरस्टैंडिंग, और वो भी उस अवेयरनेस के लिए ज़्यादा उसके बारे में नहीं समझते हैं। तो धनुष का और उर्वा के साथ साथ बसंत काका भी ये नहीं जानते थे कि हनुमान जी अभी वापस आ गए हैं। बाबा को ही ये बात अभी पता थी। तो बाबा बोलते हैं कि जिसने भी सुप्रीम ट्रुथ को रियलाइज़ कर लिया होता है, जो लोग एनलाइटेंड भी होते हैं, वो लोग भी सुख को महसूस करते हैं, मगर उन्हें पता होता है कि वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वो दुख भी फील करते हैं, लेकिन उन्हें क्लियरली वो अवेयरनेस उनके अंदर एकदम इनसेट होती है कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर फील कर रहा है और वो उससे बिल्कुल भी अटैच नहीं है। मतलब सिंपल वे में आपकी सोल, ये जो भी दुनिया के अटैचमेंट्स हैं वो आपकी बॉडी के हैं, वो आपकी सोल के नहीं हैं। जैसे कि अगर मैं श्रुति हूँ तो सिंपल सी बात है कि ये मेरी बॉडी है जो श्रुति है, ये जो बॉडी है वो श्रुति है, और उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। मैं बस इस बॉडी में अपने आप को कैरी कर रही हूँ और मैं इस रोल को अपनी लाइफ में प्ले कर रही हूँ, लेकिन इस बॉडी का और श्रुति के जो भी अटैचमेंट्स हैं दुनिया से और उसके लोगों से, उसका मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इस बॉडी के थ्रू लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगर ये अवेयरनेस हमारे अंदर पूरी तरह से सेट हो जाती है तो हमारे लिए दुनिया का कोई भी अटैचमेंट हमको उसका बैड कर्मा नहीं दे सकता है। और ये जो रियलाइज्ड लोग होते हैं, उनको हर चीज़ वो लोग महसूस करते हैं, अच्छा बुरा, लेकिन वो जान रहे होते हैं कि वो एक कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए वो कार्मिक जो कलेक्शन होता है वो उनको अफेक्ट नहीं करता है। तो बाबा बीच में मतलब उर्वा बीच में बाबा को रोकते हुए कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि हमको अगर हर समय ये अवेयरनेस है कि हम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो हम मरमेड से अफेक्ट नहीं होंगे। वैसे ही क्या होता है कि उन्होंने एक बहुत ही गंदी स्मेल उन लोगों को आई होती है, तो जो हनी हंट करने की ट्रेल थी उससे वो डिटोर लेके उस डायरेक्शन में ढूंढते हुए जाते हैं, और वहाँ एक और मरमेड जो कि एक कुत्ता होता है जो बिल्कुल ही अधमरी हालत में होता है, पूरी तरह से उसके अंदर मैगट्स उसको इन्फेस्ट कर चुके होते हैं। अब मैं इस चैप्टर को यहीं पे रोकती हूँ, इसका मुझे एक और पार्ट देना पड़ेगा जहाँ से एक दूसरे तरीके की स्टोरी इसमें स्टार्ट होती है। बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो अगर इसको मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल रखना है तो मुझे अगेन आई विल हैव टू ब्रेक इट इन पार्ट्स। तो वो जो स्टोरी है आगे, डॉग जो इन्फेस्टेड डॉग है और कैसे वो लोग उस डॉग की हेल्प करने के लिए बाबा और बाकी लोग कोशिश करते हैं, और वहाँ इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि वो कैसे उससे अटैच ना रहें और उसके बाद भी उसकी मदद कर सकें। और उससे रिलेटेड कई सारे इंसिडेंसेस आगे होते हैं जहाँ हनुमान जी भी वहाँ पे आते हैं और कुछ चीज़ें वहाँ पे घटनाएं घटती हैं, और इसी तरीके से वो चैप्टर आगे बढ़ता है। और इस कहानी, इस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ टेक केयर एंड बाय।